हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हड़प्पा कालीन कला पढ़ेंगे या हड़प्पा कला पढ़ेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो हमारा धर्म का चैप्टर था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हमें हड़प्पा कला पढ़ना है या हड़प्पा सभ्यता की जो कला है उसको पढ़ना है, या फिर कला हमें आज पढ़ना है, ठीक है। पहले तो इसे मिटा देते हैं। हाँ, तो दाह संस्कार अंत्येष्टि संस्कार मतलब जो हमारा क्रियाक्रम होता है, अंतिम जो बचता है हमारे ज़िंदगी का, जो अंतिम क्षण होता है जो हमें पता शायद ना चलता हो, क्योंकि हम उस समय हमारा जब होगा तो हम नहीं रहेंगे, तब हमारा ये होगा। तो उसमें से एक दाह संस्कार होता है, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण होता है, आंशिक समाधिकरण होता है। और दाह संस्कार जो इंसान के शरीर को जो है, मृतक शरीर को जब जलाया जाता है तो वो दाह संस्कार होता है। अब जब मृतक के शरीर को दफनाया जाता है, पूरी शरीर को दफनाया जाता है, तो उसे जो है पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। और आंशिक समाधिकरण जब कुछ अवशेषों को, मृतक शरीर के कुछ अवशेषों को जो है दफनाया जाता है, तो आंशिक समाधिकरण के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है हड़प्पा कला, ठीक है। ऊपर हड़प्पा सभ्यता लिख ही दिया जाए पहले, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें पढ़ना है हड़प्पा कला, ठीक है। सबसे पहले हम जान जाते हैं कला क्या है। कला हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। कला हमारी भावनाओं को, जो हमारे अंदर रहता है, बहुत तरह की फीलिंगें हमारे अंदर होती हैं ना, ठीक है, वो सब जो निकालने का जरिया होता है वही क्या होता है, कला होता है, ठीक है। जो भावनाओं को हम अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है, अब उसे जाहिर करने का, जैसे हम उसे जाहिर करते हैं वही क्या है, कला है। तो लिख लीजिए कला के बारे में। हड़प्पा कला, तो कला के बारे में लिख लीजिए कला, ठीक है। कला हमारी भावनाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है। कला क्या है, कला हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है। तो कला जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, या कला के दो भाग होते हैं। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो। कला के दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो भाग? एक होता है ललित कला, दूसरा होता है उपयोगी कला। क्या होता है? उपयोगी कला, ललित कला, ठीक है। कला हमारी भावनाओं को ये देखो, पहली चीज़ तो ये कला हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कला दो प्रकार के होते हैं। जो ललित कला होता है
उसकी परिभाषा ये है। ठीक है, कला की भी परिभाषा यही है और ललित कला की भी परिभाषा यही है। ठीक है, ललित कला जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लीजिए। ललित कला, ललित कला 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, नंबर 1 डाल के लिख लो, स्थापत्य, स्थापत्य, स्थापत्य या इसे ही कहते हैं वास्तुकला, वास्तुकला। ठीक है, दूसरा होता है मूर्तिकला, मूर्तिकला। तीसरा चित्रकला। ठीक है, चौथा यहीं पे लिख दे रहा हूँ संगीत कला, और 5वां होता है साहित्य कला, साहित्य कला। ठीक है, ये हमारी भावनाओं को जो है अभिव्यक्त करने के जो माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं? स्थापत्य कला से हम उसे जाहिर करते हैं, या फिर कहते हैं उसे हम वास्तुकला से, मतलब जो दुर्ग और किले बने हैं, ठीक है, जो स्थापित किए गए हों। जैसे इस टाइम अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ है, वैसे ही जो है उस टाइम जो किले और दुर्ग बने थे वो स्थापत्य कला के अंतर्गत या वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति, जब मूर्तियां हम बनाते हैं तो वो मूर्ति कला के अंतर्गत, जब चित्रकारी करते हैं तो चित्रकला के अंतर्गत, जब संगीत अगर नाचना गाना करते हैं तो संगीत के अंतर्गत, और जब हम साहित्य कुछ हम लिखते हैं तो वो किस में आता है? साहित्य कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ललित कला मैंने दोस्तों बता ही दिया है। कला हमारी भावनाओं को, ललित कला जो है हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इसके 5 ललित कला के 5 माध्यम हैं जाहिर करने के या अभिव्यक्ति करने के। स्थापत्य या वास्तुकला से हम इसे जाहिर करते हैं, मूर्ति कला से जाहिर करते हैं, या फिर चित्रकला से हम इसे जाहिर करते हैं, संगीत कला से जाहिर करते हैं, या फिर साहित्य कला से हम इसे जाहिर करते हैं। ठीक है, इसका अंतिम उद्देश्य, ललित कला का जो है अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मा का विकास करना। इसके बारे में लिख लीजिएगा, आत्मा का विकास करना। ठीक है, इतना जान गए, आत्मा का विकास करना इसका क्या है? अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, ललित कला का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मा का विकास करना। और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि उपयोगी कला क्या है। जो व्यक्ति के जीवन को, ठीक है, सुखमय, समृद्धि, ठीक है, रोजमर्रा के जीवन को, हाँ, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कला है उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कला को उपयोगी कला कहते हैं। तो लिख लीजिए, व्यक्ति के दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब रोज के जीवन, दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कला, उपयोगी कला कहलाती है। ठीक है, उपयोगी कला का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य इसका अंतिम उद्देश्य जीवन को अत्यधिक आनंदित और सुखमय बनाना है।
आनंदित और सुखमय बनाना। ठीक है। कला दो प्रकार की होती हैं, एक ललित कला होती है, एक उपयोगी कला होती है। ललित कला 5 प्रकार की होती है। ठीक है। ललित कला का अंतिम उद्देश्य होता है आत्मा का विकास करना। ठीक है। और उसी दूसरी तरफ होता है उपयोगी कला। दूसरी कला जो है हमारी उपयोगी कला है, जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कला को हम उपयोगी कला कहते हैं। और इसका अंतिम उद्देश्य होता है जीवन को अधिक आनंदित सुखमय। ठीक है। अंतिम उद्देश्य जीवन को अधिक आनंदित और सुखमय बनाना। ठीक है। अपने जीवन को कितना अच्छा हम संभाल लें, उसका क्या है, उपयोगी कला है। और ललित कला तो बता ही दिया है, तो इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद हम स्थापत्य या वास्तुकला से चलते हैं। ठीक है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटा के ऊपर से चलते हैं ये 5 कलाओं के बारे में ऊपर से। ठीक है, तो मिटा रहे हैं। तो ललित कला से हम स्टार्ट करते हैं। ललित कला में जो 5 हैं, ललित कला में मैंने बताया था पहला स्थापत्य या फिर वास्तुकला। वास्तुकला। ठीक है। स्थापत्य और वास्तुकला क्या है? ठीक है। जो नगरों में मिले हैं दुर्ग और किले के जो अवशेष मिले हैं, वही क्या है, स्थापत्य है। मतलब वो स्थापित किए गए हैं। जैसे जो दुर्ग स्थापित किए गए हैं, जो किले स्थापित किए गए हैं। ठीक है। जो भी चीज़ें स्थापित की गई हैं, बनाई गई हैं, वो क्या है, स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। तो लिख लीजिए इसमें, नगरों के अवशेष सबसे पहली चीज़ तो आप लोग पीसीएस के बैच कब पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, आप सिर्फ प्री की तैयारी नहीं, आप मेंस की भी तैयारी साथ में ही कर रहे हैं। तो आप जितने बेहतर तरीके से अपनी नोट्स को बनाते रहेंगे, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आप छोड़ते हैं तो ये समझ लीजिए वो आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने तरीके से पढ़ना है, जितनी भी मेहनत करनी है, अभी कर लीजिए। वक्त है, वक्त गुजरने में समय नहीं लगता। ठीक है। तो जो भी आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ना है, तो ढंग से पढ़िए, इतनी मेहनत करिए कि अपने आप को लगना चाहिए कि जब हम पेपर में बैठें तो ये लगना चाहिए कि जितना भी हमने पढ़ा है या फिर जितना भी इसमें आया है वो सब मुझे आता है। ठीक है। या फिर 90+% तो आ ही रहा है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। तो लिखते हैं, नगरों के अवशेष जो दुर्ग व किला के रूप में मिले हैं, वही स्थापत्य या वास्तुकला के उदाहरण हैं। स्थापत्य या वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है। स्थापत्य कला में इतना लिख लीजिए। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था मूर्तिकला। ठीक है। ये पहला मैंने स्थापत्य बताया था, दूसरा मैंने बताया था मूर्तिकला। क्या बताया था? मूर्तिकला। ठीक है। मूर्तिकला जो है वो 3 प्रकार की होती है, लिख लीजिए। मूर्तिकला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मूर्तिकला
को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? पहला पाषाण निर्मित मूर्तिकला। ठीक है। दूसरा धातु निर्मित मूर्तिकला। और जो हमारा तीसरा है, तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। मृण्ड मूर्ति कला। ठीक है, मृण्ड मूर्ति कला तीसरा हो गया। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं मूर्तिकला का। जो पहला है पाषाण निर्मित मूर्तिकला। तो पाषाण निर्मित मूर्तिकला आपको मैंने बताया था कि एक मैके जी को मोहनजोदड़ो से एक सेलखड़ी की मूर्ति मिली है। सेलखड़ी क्या है? एक पत्थर है। एक पत्थर पे मूर्ति मिली थी, जिसमें मैंने बताया था कि मार्शल जी ने या सर जॉन मार्शल जी ने उसी को आद्य शिव का रूप कहा था। ठीक है। तो पाषाण निर्मित मूर्तिकला में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मैके जी को, ठीक है, पाषाण काल में मोहनजोदड़ो नामक स्थल से एक सेलखड़ी की मूर्ति मिली है, जिसे मार्शल जी ने आद्य शिव कहा है। उस मूर्ति में बीचों बीच 3 मुख वाले त्रिमुखी मतलब 3 मुख वाली मूर्ति मिली है, जो एक पद्मासन अवस्था में है। ठीक है। उसके दाहिने तरफ हाथी और चीता के चित्र बने हुए हैं और बाएं तरफ भैंसा और गैंडा का चित्र बना हुआ है। और मूर्ति के नीचे हिरण के बच्चे का चित्र बना हुआ है। ठीक है। और उसमें उस सभ्यता के, मतलब हड़प्पा सभ्यता के 7 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है। तो उस मूर्ति पे इतनी चीज़ें बनी हुई हैं। तो पाषाण निर्मित मूर्तियों में लिख लीजिए, पाषाण निर्मित मूर्तियाँ। अभी मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, धातु निर्मित मूर्तियाँ और मृदभाण की मैं मिटा दे रहा हूँ। पाषाण निर्मित मूर्तियों से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद मिटाते हैं। चलिए, पहला बता रहे हैं पाषाण निर्मित मूर्तियाँ। पाषाण निर्मित मूर्तियों में 1 नंबर डाल के लिखना, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से मैके को मोहनजोदड़ो नामक स्थल से, मोहनजोदड़ो नामक स्थल से सेलखड़ी क्या होता है? एक पत्थर होता है। यहाँ पे ब्रैकेट में पत्थर भी लिख ले रहा हूँ, वही पाषाण या पत्थर। ठीक है, ये डाला है ना पाषाण, ये पत्थर है या फिर पाषाण है। सेलखड़ी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है
जिसे मार्शल ने आद्य शिव कहा है। आद्य शिव कहा है। ठीक है, मैंने बनाया भी था एक चित्र ऐसे, आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। मूर्ति वो काफ़ी बढ़िया बनी है। ठीक है, तो इसमें जो है सही नहीं बन पा रही है। ऐसे ऐसे बनी है। ठीक है, यहाँ पे चीता इधर। ठीक है, ऐसे रहेंगे तो चीता। ठीक है, चीता और हाथी का चित्र है। इधर जो है गैंडा और भैंसा, इसका चित्र है। नीचे हिरन के बच्चे का चित्र है, बच्चे का। ठीक है, और इसमें हड़प्पा सभ्यता के जो है 7 ठो अक्षर भी लिखे हैं। ठीक है, 3 और 4 7 अक्षर भी लिखे हैं। ये अगर कोई पूछे तो ये त्रिमुखी मूर्ति है, त्रिमुखी। ठीक है, ये जो बैठे हुए हैं आद्य शिव जी, ये पद्मासन अवस्था में है, पद्मासन अवस्था में। ठीक है, और मैंने इसके बारे में जितना भी था वो उस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो ये 1 नंबर डाल के लिख लीजिए, और दूसरा नंबर भी इसमें एक और लिखाना है पाषाण निर्मित मूर्तियों में। ठीक है, तो पहला इतना लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर चलता हूँ दूसरा बताने के लिए। ठीक है, दूसरा ये मूर्तिकला में जो पाषाण निर्मित मूर्तियां हैं, ये मैं पाषाण निर्मित मूर्तियां ऊपर लिखता हूं, और थोड़ा सा चित्र भी बनाना है आपको बताने के लिए। तो ऊपर से चलते हैं। अब ये पाषाण निर्मित मूर्तियों में 1 नंबर डाल के लिख लिया है। अब दूसरा नंबर ऊपर से चालू करते हैं। ठीक है, पाषाण निर्मित मूर्तियां, पाषाण निर्मित मूर्तियां। ठीक है, पाषाण निर्मित मूर्तियों का दूसरा क्या है। ठीक है, पाषाण की मतलब पत्थर की जो दूसरी मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। किसकी मिली है? पुरोहित जी की मूर्ति मिली है। और वो पुरोहित जी की मूर्ति जो मिली है वो कैसी है, बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है उनके बाल हैं, बहुत अच्छे तरीके के उनके बाल थे उसमें। ठीक है, दाढ़ी वाड़ी भी थी। ठीक, और ये जो मूर्ति है ऐसी है, इसमें 3 पतिया मतलब 3 जो साल की होती है वो साल का 3 दोहरा करके जो है लपेटी हुई मिली है। ये जो है इतनी ही मूर्ति है वक्ष स्थल तक। ठीक है, इसे अवाक्ष भी कहते हैं, अवाक्ष। ठीक है, जब वक्ष स्थल तक मतलब यहीं तक की मूर्ति मिले तो उसे अवाक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो दूसरे में, अभी मैं इसके बारे में सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे में पहले लिख लो मोहनजोदड़ो से पुरोहित की
मूर्ति बंद करो यार, ये कुत्ता पता नहीं क्या हुआ है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये पहले ही भौं भौं करने लगता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है जो अवाच्य मूर्ति है, या फिर अवाक्ष मतलब होता है वक्ष स्थल तक, वक्ष स्थल मतलब यहाँ तक, ठीक है, वक्ष स्थल तक। अवाक्ष का मतलब लिख दे रहा हूँ, वक्ष स्थल, ठीक है, या फिर सीने तक, सीधा सीधा सीने तक, ठीक है, यहाँ तक मिली है। और उसका केश विन्यास बहुत ही बेहतर है। केश विन्यास मतलब जो बाल हैं उसके झाड़ने का स्टाइल जो है बहुत ही अच्छा है। तो लिख लो, इसका या फिर पुरोहित का केश विन्यास, इसका केश विन्यास बहुत बेहतर है, ठीक है। और जो ये वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र कैसा है, पारदर्शी है। वस्त्र कैसा है, वस्त्र पारदर्शी है, वस्त्र पारदर्शी है, दर्शी। हाँ, एक लिख लो, तीन पतिया प्रणाली में साल को पहने हुए हैं, साल को पहने हुए हैं, ठीक है। ये जो देखिए, ये जो पहन रखा है उन्होंने, ये साल जो पहन रखा है, ये किस में पहनना है, तीन पतिया स्टाइल में इसे पहन रखा है उन्होंने, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो मूर्ति मिली है पुरोहित जी को, वो अवाक्ष मूर्ति है, मतलब वक्ष स्थल तक है। दूसरी चीज़, ये जो पुरोहित की मूर्ति मिली है, इसका जो वस्त्र है वो पारदर्शी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई है कि उनका जो वस्त्र है वो तीन पतिया प्रणाली पे है, ठीक है। जो उन्होंने साल पहनी है वो तीन फोल्ड करके पहनी हुई है, ठीक है। तीन बार उसे जो है स्टाइल में तीन पतिया, उसे उस समय तीन पतिया कहते थे, तो तीन पतिया प्रणाली से जो है उन्होंने साल लपेटी हुई है। और उनका जो बाल है वो केश विन्यास है वो बहुत ही बेहतर है, झाड़ने का जो तरीका है एकदम बेहतर तरीके से वो झाड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पाषाण निर्मित के मैंने दो बताए थे। पहले मैंने वो मूर्ति बताई थी जो शलखड़ी की मिली हुई है, ये भी क्या है, पत्थर की ही मूर्ति मिली है। ये पहली चीज़ तो पाषाण निर्मित मूर्ति है, पहले बता दे रहा हूँ। कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि पाषाण निर्मित में जो दो मूर्तियाँ हैं, एक तो ये पुरोहित जी की मूर्ति, और इससे पहले जो मैंने एक बताई है आदि शिव जी को, जिसने मार्शल ने आदि शिव कहा है, उनकी मूर्ति मिली है, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम धातु निर्मित मूर्तियों पे चलेंगे, ठीक है। लिखिए, ठीक है। अब मिटाते हैं, आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। धातु निर्मित मूर्ति, धातु निर्मित मूर्ति, ठीक है। तो धातु निर्मित जो मूर्ति मिली है वो जो है
एक नर्तकी की मूर्ति हो सकती है, या फिर ये कहिए कि एक नाचती हुई औरत की मूर्ति मिली है एकदम नग्न अवस्था में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसके बारे में। सैंधव सभ्यता में नारी मूर्ति, सैंधव सभ्यता में कासे की नहीं, सैंधव सभ्यता में नारी मूर्ति मिली है, जो संभवतः एक नर्तकी की रही होगी, जो संभवतः नर्तकी की मूर्ति रही होगी। ठीक है, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई। कासे की मूर्ति नर्तकी की, जो संभवतः नर्तकी की मूर्ति रही होगी, जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई। अब जान लेते हैं वो जो है मूर्ति कैसी थी। ठीक है, मूर्ति बना लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें है ये मूर्ति नग्न अवस्था में मिली है। नर्तकी की मूर्ति नग्न अवस्था में, नंबर डालना चाहो तो लिख लो, नग्न अवस्था में। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो नंबर डाल के भी लिख सकते हो। तीसरा जो इसका हाव भाव है, ठीक है, भाव इसका जो है वो एक नाचने वाली की तरह लग रहा है। ठीक है, तीसरा लिखना चाहो तो हाव भाव एक नर्तकी की तरह दिख रहा है। ठीक है, और क्या है, ये मूर्ति बहुत ही सुंदर है। यह मूर्ति देखने में बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ये मूर्ति कांसे की बनी हुई है। मूर्ति कांसे की बनी हुई है। एक हाथ कमर पे है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 नंबर, एक हाथ कमर पर
है जिसमें चूड़ियाँ हैं और दूसरा हाथ ऊपर है, ऐसे किए हुए है। ठीक है, और इसका एक पैर टूटा हुआ है, ये भी याद रखना, इस मूर्ति का एक पैर टूटा हुआ है। 7वां नंबर, मूर्ति का एक पैर टूटी हुई अवस्था में है। और इसकी लंबाई लिख दे रहा हूँ, इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। ये नाप के नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे नाप के नहीं बना है, लेकिन जो वो मूर्ति मिली है उसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये जान लीजिए। इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये तो एक हो गया। ये धातु की मूर्तियों में मैंने जो बताया है, ये 1 नंबर है धातु की मूर्तियों में। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखना चाहते तो यहीं भी हम लिख सकते हैं कि ठीक है, उसका एक हाथ कमर पे है, इसमें ढेर सारी उसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं। ठीक है, इसके एक पैर जो है टूटा हुआ है। ठीक है, ये देखने में कैसी लग रही है? नाचने की अवस्था में लग रही है। इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और भी मैंने कुछ बताया, इसके हाव भाव बता ही दिया है। ये कांसे की बनी हुई है। ठीक है, ये मूर्ति कैसी है? कांसे की बनी हुई है। अभी इसके बारे में और आगे भी बताना बाकी है, तो इसके बारे में तो बता दिया है, अभी इसमें और भी हैं, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आपको कुछ भी छूटा कभी, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया है। अगर आप परीक्षा में जाएंगे और जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे इतिहास के, तो आपको लगेगा कि जो मेरे सर ने पढ़ाया है वो बहुत ही हमें बेहतर तरीके से बताया गया है। तो चीज़ें आने के बाद खुद ही आपको समझ में आएंगी कि जो मिला है वो बेहतर है। ठीक है, और आप सबको बेहतर बनाने के लिए ही मैंने ये काम शुरू किया है। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से बताना ही मेरा काम है। जितने बेहतर तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है चीज़ों को पकड़ने लगें। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा स्याही की कमी लग रही थी तो मैंने कहा डाल देते हैं। खुल नहीं रहा है ये तो। शायद नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो कड़ा हो चुका है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, धातु निर्मित मूर्तियाँ मैंने बता दी थी। पहली जो मिली है वो एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो कांसे की बनी हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, नग्न अवस्था में मिली हुई है। ठीक है, और लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक हाथ उसके कमर पे है, और जो हाथ उसका कमर पे है उसमें ढेर सारी चूड़ियाँ हैं, और एक हाथ जो है उसका ऊपर की तरफ है। ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर बनाई गई है। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने नर्तकी की मूर्ति में बता दिया था। नर्तकी की जो मूर्ति मिली है किसकी मिली है? कांसे की मिली है। वो कौन सा धातु था? कांसे की बनी हुई धातु का था। ठीक है, दूसरा जो है, मोहनजोदड़ो से तांबे की 2 मूर्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, दूसरे में लिख लो। ओहो, गए क्या राम भरोसे। ठीक, चलिए देखते हैं फिर से। ठीक है,
मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से तांबे की 2 मूर्तियां प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो से पुरुष की तांबे की 2 मूर्तियां प्राप्त हैं। मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कैसे कैसे हैं? एक तो ऐसे करके, ठीक है, और एक जो है ऐसे करके। ठीक है, 2 मूर्तियां प्राप्त हैं। मोहनजोदड़ो से पुरुष की तांबे की 2 मूर्तियां प्राप्त हैं। लिख लीजिए, एक ये भी लिख दे रहे हैं। कमर पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति और दूसरा हाथ उठाया हुआ व्यक्ति ठीक है, इसमें 2 लिखना चाहो तो लिख लेते हैं। एक कमर पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति और दूसरा हाथ उठाया हुआ व्यक्ति। ठीक है, ये मूर्ति किसकी है? तांबे की है। एक मूर्ति में यूं करके आदमी खड़ा है, ठीक है, दोनों हाथ कमर पे रखे हुए हैं, और एक में दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ऊपर ही मैंने लिख दिया है। और ये तांबे की मूर्तियां हैं। और एक चीज़ ये है कि वो कमर पे हाथ रखी हुई है, दूसरा जो है वो पुरुष जो है हाथ ऊपर उठाए हुए है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। इसके बाद एक और चलते हैं। लिखना चाहो तो नीचे और लिख लेते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखते ही रहते हैं थोड़ा सा। ये पहला बताया था, ये दूसरा भी मैंने बता दिया था। अब तीसरा चलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही भैंसे और गैंडे के कांस्य मूर्ति, गैंडे की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। और लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से वृषभ, मतलब बैल। ठीक है, तो लिख लो। चौथे में लिख लो, लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से वृषभ लिख लेना, बैल। ठीक है, बैल की तांबे की मूर्ति मिली है। तांबे की मूर्ति मिली है। आ रहा है पूरा, देख लेते हैं अभी। ठीक है, हाँ ठीक है, पूरा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लिखना चाहो तो और लिख लो नोट में। यह जो विधि है, ये विधि जो क्या कहलाती है? इस विधि को, जो ये मूर्तियां बनाने की जो ये विधि है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मधुचिच्छिष्ट
विधि, ठीक है। इसका एक और नाम है मधुच्छिष्ट विधि का, उसका दूसरा नाम है लुप्त मोम प्रणाली, मोम प्रणाली, ठीक है, इसका दूसरा नाम, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, मधुच्छिष्ट प्रणाली कहिए या लुप्त मोम प्रणाली, ठीक है, या मोम लुप्त प्रणाली या लुप्त मोम प्रणाली, ठीक है। इसका ये जो मूर्तियाँ बनी हैं ये कौन सी प्रणाली से बनी है, मधुच्छिष्ट प्रणाली से, या फिर इसी को हम लुप्त मोम प्रणाली कहते हैं। इसमें लुप्त मोम, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये बताइए लुप्त मोम प्रणाली क्या है, तो क्या बताओगे? वो क्या होता था, उसमें एक सांचा लिया जाता था, उस सांचे में मोम भर दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद कांसे या फिर तांबे या उनके पास जो भी धातु हो उसमें डाल दिया जाता है, तो जो है उसमें गरम करके जो धातु है उसे गरम किया जाता है और गरम करके उस सांचे में डाल देते हैं, तो मोम जो रहता था वो बह जाता था, और जो हमारा जो धातु है वो क्या है, सूखने लगता था और उसमें बैठ जाता था, और जब मोम किनारे किनारे से उससे लगी रहती थी तो वो उस धातु से चपकता नहीं था और बाद में वो अच्छे से निकल जाता था। तो वही क्या है, लुप्त मोम प्रणाली है, ठीक है। उसी प्रणाली से ही नटराजन जी की मूर्ति मिली है, ठीक है। नटराजन की मूर्ति आपने सुना होगा, नाम बहुत सारे लोगों ने। दक्षिण भारत में जो है मिली है ये मूर्ति नटराजन जी की। सुल्तानगंज से गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लुप्त मोम प्रणाली या मधुच्छिष्ट प्रणाली से मिली हुई है। तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और लिखाएंगे, फिर इसके बाद वीडियो को ख़त्म किया जाए, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, ठीक है। एक बार देख लिया, मिटाएं इसे, ठीक है, मिटा रहे हैं। ये 4 नंबर तक हो गया है, 5वें नंबर से लिख लो, नहीं तो नोट्स, हाँ नोट लिख लो, नोट, ठीक है। ये चीज़ें एकदम आपके दिमाग में बैठी रहें तब भी आपके लिए अच्छा है, नहीं तो एग्ज़ाम में आप, मैं इसीलिए एकदम चित्र बना बना के भी बता दे रहा हूँ कि आप जो है उसे भूलें ना, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए बन रही हैं, अगर आप ही भूल जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और ज़्यादातर मेरी वीडियो को शेयर करिए, शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप पे लगा दीजिए भाई, कुछ चाहने वाले मेरे भी बनिए, ठीक है। बनेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस लगा दीजिए मेरा अपने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो इससे जल्दी बढ़ जाएंगे। तो हाँ, क्या अब मैंने बताया था क्या कि नोट्स में लिखना है, नोट्स में लिख लीजिए। इसमें नोट में जो इसकी मूर्ति निर्माण की कला है, मूर्ति निर्माण जो है इसका वो क्या है, मधुच्छिष्ट विधि है। मूर्ति निर्माण मधुच्छिष्ट विधि, ठीक है। इसे ही अंग्रेजी में लास्ट वार कहते हैं, लॉस्ट वैक्स कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में मधुच्छिष्ट को। इसका दूसरा नाम भी है, नहीं इसके नीचे लिख लो, इसी विधि से, इसी विधि से दक्षिण भारत में नटराजन जी की मूर्ति, नटराज जी की मूर्ति और सुल्तानगंज से गौतम बुद्ध जी की मूर्ति, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति मधुच्छिष्ट विधि से या लुप्त प्रणाली से, लुप्त मोम प्रणाली से बनाई गई है। तो बुद्ध जी की मूर्ति लुप्त मोम प्रणाली, ठीक है। इसे दो नाम से जानते हैं, मधुच्छिष्ट विधि से या फिर लुप्त मोम प्रणाली, ठीक है। प्रणाली की बनी मिली है, ठीक है।
तो इतना जान गए। अगर लुप्त मोम प्रणाली जो है उसके बारे में भी लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, उसको मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। लिख लीजिए कि एक सांचा लिया जाता था, उस सांचे में जो है मोम को भर दिया जाता था। मोम भरने के बाद उसमें जो है धातु को गर्म करके डाला जाता था और मोम जो है ऊपर बह जाती थी और जो धातु था वो सूख जाता था और फिर जो है सांचे से निकाल लिया, सांचे से धातु को निकाल लिया जाता था ठोस होने के बाद, और वो जो है एक मूर्ति में जो धातु था वो एक मूर्ति के आकार में बन जाता है। वही है लुप्त मोम प्रणाली। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार। और याद रखिएगा कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और स्टेटस लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।